Suppose x and y are two variables. As we have seen in bivariate data, x and y are two variables. And they are such that with change in one variable, there is change in another variable. That is, if x changes, then y changes. If x increases, then y also increases. If x decreases, then y also decreases. Or x increases, y decreases, x decreases, y increases. So if a change in one variable, there is a change in another variable, then those variables are called as correlated variables. These are correlated variables. क्योंकि एक में चेंज हो गया तो दूसरे में ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, तो ये कोरिलेटेड वेरिएबल्स हो जाते हैं. अगर एक में चेंज हुआ तो और दूसरे में चेंज हुआ ही नहीं, तो ये कोरिलेटेड वेरिएबल्स नहीं है. देन दे आर नॉन कोरिलेटेड वेरिएबल्स. Okay, otherwise they are non-correlated variables. So if we want to give an example, say suppose tea and price of sugar and price of tea, या price of sugar and demand for tea. अगर शुगर की प्राइस बढ़ गई तो लोगों को चाय परवड़ेगी नहीं, तो चाय की डिमांड भी थोड़ी सी कम हो जाएगी. तो ये कोरिलेटेड वेरिएबल्स है. एक बदला तो दूसरे पे असर पड़ता है. लेकिन अभी एक ऐसा एग्जांपल ले लो, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एज ऑफ द टीचर. इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है. टीचर की एज कुछ भी हो, उससे मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. They are the example of non-correlated variables. Like this, we can find out so many examples. Like price of अभी जो दिख रहा है, कुछ 6-7 महीने से पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ गई है, तो गाड़ियों की डिमांड भी थोड़ी कम हो गई. क्योंकि जिन लोगों के शायद प्लान होते होंगे कि नहीं हमको अभी एक गाड़ी लेनी है, उन लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया होगा. कितना पेट्रोल भरना पड़ेगा, इतना महंगा. कभी कभी कुछ चीजों की प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है. जैसे गाड़ियों की, अगर गाड़ी की प्राइस बढ़ गई तो वो स्नॉब अपील मतलब दिखावे की चीज हो जाती है. श्रीमंती दाखवण्याची गोष्ट होऊन जाते ती. मग जितकी महाग गाडी तितकी जास्त त्याची डिमांड वाढेल. असं पण मोबाईलचं नाही का, महाग मोबाईलचा डिमांड जरा जास्त असतो, कारण त्याला स्नॉब अपील आहे. स्नॉब अपील म्हणजे असं श्रीमंती दाखवण्यासाठी घेतली गेलेल्या वस्तू. तर मग अशांची प्राइस वाढली तर डिमांड पण वाढते. आता हे जे आहेत, दीज आर द वेरिएबल्स विच आर कोरिलेटेड. लेकिन एक में चेंज होने के बाद दूसरे में अगर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या हो गया, नॉन कोरिलेटेड. Now what are the types of correlation that we'll see? If x and y change in same direction, that is, if x increases, y also increases. If x decreases, y also decreases. Then they are positively correlated. If x and y change in opposite direction,
that is x increases, y decreases, x decreases, y increases. मतलब एक बढ़ गया तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो गया तो दूसरा बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर negatively correlated. But if with change in x there is no change in y, then they are not correlated. If with change in one variable there is no change in another variable, then they are not correlated. तो अगर दोनों बढ़ जाए, सेम डायरेक्शन में चेंज हो, अगर एक बढ़ा है तो दूसरा भी बढ़े, एक कम हुआ तो दूसरा भी कम हो, तो इसे हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं. एक बढ़ गया दूसरा कम हो गया, एक कम हो गया दूसरा बढ़ गया, इसे हम लोग निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं. और अगर एक में चेंज हुआ और दूसरे में चेंज ही नहीं हुआ तो हम लोग उसे नॉन कोरिलेशन कहते हैं. एग्जैक्टली. पॉजिटिव कोरिलेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, negative correlation is indirectly proportionate, and no correlation means they are not even proportionate. Now what are the measures of measuring the correlation? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है, आपको फाउंडेशन में भी है ये. So this is needed and required. Measures of correlation में है कार्ल पियर्सन, ये सबसे बड़ा मेजर है. Then we also have a scatter diagram. Then we also have rank correlation. And we also have concurrent deviation method. These are four major correlation measures that we study. अब आपके टेक्स्ट बुक में हम लोग स्कैटर डायग्राम, रैंक और कार्ल पियर्सन स्टडी करते हैं. कॉन्करेंट डेविएशन मैंने नाम इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये 11th में तो नहीं है, लेकिन हम लोग जब फाउंडेशन करेंगे तो कॉन्करेंट डेविएशन फाउंडेशन में है. These are important measures of Karl Pearson. Now what is scatter diagram? We'll start from scatter diagram. Scatter diagram is a diagrammatic representation of correlation. हम लोगों ने बाइवेरिएट डेटा तो देखा है. x की वैल्यूज होती है x1, x2, x3. y की वैल्यूज होती है y1, y2, y3. We will plot them on graph. So if I plot them like this, x1, x2, x3. See, here is x1, here is x2, here is x3. This is y1, y2, y3. So if we plot them like this is upward sloping curve. अगर आप देखोगे तो ये upward sloping है, ऊपर जा रहा है from left to right. So this is indication of positive correlation. अगर वही ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखे, x1, y1, x2, y2, x3, y3. This is x1, this is x2, this is x3. This is y1, y2, y3. So if the diagram is something like this, if you get a curve like this, हम लोग curve निकालते नहीं, ये dotted line क्यों निकाली है?
इट्स जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, हम लोग लाइन निकालते नहीं है। हाँ, कभी कभी हम लोग एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाल लेते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब एक ऐसी लाइन जो सारे पॉइंट्स के कहीं ना कहीं आसपास से जा रही है। Okay, but if the curve is something like this, a downward sloping from left to right, then this is an example of negative correlation. But if you can't draw a line at all, suppose it is like this, पता ही नहीं है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है क्या हो रहा है, then this is zero correlation. This is scatter diagram. Positive, negative, zero. अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो और आपको एक सप्लाई कर्व जैसा, इकोनॉमिक्स में सीखते हैं आप लोग, ये अपवर्ड स्लोपिंग अगर कर्व मिल जाए सप्लाई कर्व जैसा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि अगर x बड़ा है तो y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा x है, सबसे बड़ा y है, तो x सबसे छोटा है। जैसे ही x बड़ा y छोटा हो गया, जैसे ही x बड़ा y छोटा हो गया, तो ये निगेटिव कोरिलेशन है। और यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कौन बढ़ रहा है और कौन कम हो रहा है, ये नो कोरिलेशन है। दिस इज स्कैटर डायग्राम। Then we'll see this diagrams. अगर बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट जा रहा है, मतलब एकदम सेम लाइन में इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक जितने से बड़ा उतने से ही y बड़ा, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। यहाँ पे x बड़ा तो y भी बढ़ रहा है, लेकिन सेम वैल्यू से तो नहीं, but it is increasing, so it's positive correlation with high degree. एग्जैक्ट अमाउंट से तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन विथ लो डिग्री, x बढ़ रहा है उसके साथ y भी बढ़ रहा है, लेकिन लेस देन व्हाट द इंक्रीज इन x. दिस इज मोर देन द इंक्रीज इन x. दिस इज लेस देन इंक्रीज इन x, लेस प्रोपोर्शनल। तो आपको थोड़ा सा ऐसे मिलता है वो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन विथ लो डिग्री। देन नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, बिल्कुल जितने से x कम हो रहा है उतने से ही y कम हो रहा है, तो दिस इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। जितने से x कम हो रहा है उससे ज्यादा से y कम हो रहा है, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन विथ हाई डिग्री। और x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा, सॉरी x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, लेकिन दिस, या फिर देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन विथ इंक्रीज इन वन वेरिएबल, देयर इज डिक्रीज इन अदर, बट लेस देन प्रोपोर्शनेटली. So these are the different types of positive and negative correlation. However, this perfect, high degree, low degree in scatter diagram, this is only for theory. Scatter diagram is most useful only for representing something. अगर क्रिकेट में किसी बैट्समैन का परफॉर्मेंस दिखाना हो लास्ट के एक आध दो मैचेस में या ऐसा कुछ है, तब इस तरह का डायग्राम का यूज होता है। इस डायग्राम की अच्छी बात यह है कि आपको समझ में आ जाता है कि दो वेरिएबल रिलेटेड है कि नहीं है, कौन से टाइप का कोरिलेशन है, हाई है, लो है, परफेक्ट है, जो भी है। लेकिन इससे डिग्री ऑफ कोरिलेशन समझ में नहीं आएगा, आपको एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा। दिस इज गुड फॉर प्रेजेंटेशन बट नॉट गुड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। दिस इज स्कैटर डायग्राम। Let us see how to draw the scatter diagram. Exercise 5.1. Draw scatter diagram for the data given below and interpret it. Now, this is a bivariate data given to us. We will draw a diagram. जब क्वेश्चन आता है डायग्राम ड्रॉ करने को, अगर पेपर आपका ऑफलाइन होगा तो डायग्राम बड़े ड्रॉ करने हैं। ओके, टेक हाफ ऑफ द पेज, वो क्लियरली दिखना चाहिए।
अब x की वैल्यूज क्या क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60. So we'll mark here 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. And then y is 32, 20. $10, $20, $30, $40, $50, $60, $70, $80, $90 maybe. अब यहाँ पे स्केल तो है नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा अंदाजे से मार्क करूंगी. This 10 to 32. This is 10, this is 30, this is 32. So I'll mark it here. इसे मार्क करने का भी ना एक तरीका होता है. एक छोटा सा डॉट निकालना है आपको. And then you will square this. Oh, sorry, circle this. The next is 20, 20. So this is 20 and 20. And then the third one is 30, 24, 30 and 24. Then the next is 40 and 36. Then the next is 50 and 40. It's 10, 20, 30, 40, 50. 50 and 30. The next is, sorry, 50 and 40 it was. $60 and $28. $70 and $38. And now you will try to draw the line joining these points, and then try to estimate that what is the correlation between them. अगर हम लोग इसे join करेंगे तो ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, लेकिन most of the time ये ऊपर जा रहा है. So if we draw a line which is a line of best fit or nearby to everyone, we get somewhat upward sloping curves. The majority times it is going upward. It indicates that it has a positive correlation. You will write down here that as the points are going from left to right in upward direction, it is a positive correlation. As all the points are going from left to right in upward direction, it is a positive correlation. Actually हे याच्या खाली लिहायचं असतं, माझ्याकडे जागा कमी आहे म्हणून मी इकडे लिहिलं. Okay. Now this second is also scatter diagram. And the third one is also scatter diagram. This you can do for your homework. Simply you will draw the graph. On x-axis plot x values, y-axis plot y values, and then plot the bivariate data. Join the points, and whatever is the direction, that is the type of correlation you have. The next method is Karl-Pearson. हमको 11th के पोर्शन में बस स्कैटर डायग्राम एंड कार्ल-पियर्सन ही मेथड है, लेकिन वैसे तो दो और मेथड होते हैं जो फाउंडेशन में आपको ज्यादातर आएंगे.
कार्ल पियर्सन मेथड पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कोवैरियंस के बारे में, बिकॉज कार्ल पियर्सन मेथड इज डिपेंडेंट ऑन दिस वैल्यू। हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में वैरियंस पढ़ा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता था वैरियंस, लेकिन ये वैरियंस सिर्फ एक ही वैल्यू का होता था या एक ही वेरिएबल का। वैरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स taken together is covariance. Covariance is given like this: covariance of x and y, and the formula is summation x minus bar x, y minus bar y upon n. This is the basic formula of covariance. However, we can also write it like this, that is, it can also be written as summation xy upon n minus bar x bar y. Summation xy का product into bar x bar y. What is bar x and bar y? Bar x and bar y, they are mean of x and mean of y. Bar x is summation x, that is addition of all x upon n, and bar y is summation of y, that is addition of all y upon n. कोवैरियंस को कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसकी वैल्यू कैसे होगी, कहां से होगी, यहां से यहां तक की होगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कोवैरियंस के फॉर्मूला को यूज करके फिर आगे कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट बनाया है। कार्ल पियर्सन बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन हुआ करते थे, उनके बारे में इधर दिया भी है। कार्ल पियर्सन, see, 19th and 20th century he was there, developed a measure of degree of relation between two variables. This measure is called as correlation coefficient, or it is also called as product moment correlation coefficient. कार्ल पियर्सन ने जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बनाया है उसे R से डिनोट किया जाता है। It is covariance of xy upon standard deviation of x, standard deviation of y. It is also called as product moment correlation coefficient, or it is also called as Karl Pearson correlation coefficient. It is also called as Pearsonian कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अलग अलग नाम है। ये सबसे पॉपुलर मेजर है कोरिलेशन का, कार्ल पियर्सन का। सबसे ज्यादा बार इसको यूज किया जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा के लिए सबसे यूजफुल है ये, और बहुत ही रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला है, इसलिए इसे ज्यादा पॉपुलरली यूज किया जाता है। ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, बट इफ वी ट्राई टू इवेल्युएट इट, R is a correlation coefficient actually. R से डिनोट किया जाता है, and R always lies between -1 and +1. We can also write down this as summation x minus bar x, y minus bar y upon under root summation x minus bar x square and summation y minus bar y square. This can also be written as summation xy minus summation x summation y upon n, whole thing upon summation x square minus summation x bracket square upon n, summation y square minus summation y bracket square upon n. इन्हीं को मैथमेटिक्स
मैथमेटिकली इवेल्युएट करके ये सारे फॉर्मूलेज मिले। ये हम लोग कब कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे ये हम लोग सम्स के टाइम पे बताएंगे। I'll tell it to you. First, we'll just make a list of all the formulas and then I'll let you know when to use which formula. There is one more formula that we should know, कि वो भी यूज करने लगता है हम लोगों को। Summation dx dy minus summation dx summation dy upon n, whole thing upon dx square minus summation dx bracket square upon n, dy square minus summation dy bracket square upon n. These are all the required formulas of R. बहुत सारे डेवलप किए जा सकते हैं लेकिन हमको इतने की जरूरत होती है। जनरली जब आपको सम में कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है तो हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करते हैं। Whenever this kind of information is given, then we will use this. When the values of x and y are given and they are small, we will use this. And when the values of x and y are given and they are big, we will use this. Because dx and dy are as deviations from assumed mean.